हेलो एंड वेलकम टू श्री डी इंग्लिश एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा शहर कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। तो यही डिफ़िकल्ट टाइम में स्कूल बंद रहने वाले हैं और स्कूल बंद होने के कारण आपका जो स्टडी है उस पर इफ़ेक्ट ना हो, इसीलिए हमारी स्कूल ने यानी कि श्री डी इंग्लिश एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको घर बैठे ही पढ़ाया जाए। हमारे प्रिंसिपल, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उनकी सहायता की मदद से आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 8 का सोशल साइंस का चैप्टर 1 सिखाने वाला हूँ। मेरा नाम यशपाल है। तो चलो हम चालू करते हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1। तो सोशल साइंस का स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 का जो नाम है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट देश है वो भारत में उनका आगमन हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना है। तो चलो हम चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राइट साइड में वो आपके टेक्स्ट बुक का ही पेज है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो टेक्स्ट बुक है उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन है। मैंने आपका टेक्स्ट बुक में से ही ये मेरी कुछ मेहनत से बनाया है ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो समझने में थोड़ी सहायता मिले, ठीक है। तो हम चैप्टर चालू करते हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स अगो अवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हमारा देश है वो वन ऑफ द लीडिंग कंट्री, यानी कि सभी देशों में हमारा देश जो है वो लीडिंग कंट्री कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के पास जो समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ से लोग कमाकर जा सकते थे। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोगों को भारत आने की तीव्र इच्छा थी। Our country was distinct in a whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. यानी कि हमारा जो देश है, our country was a distinct in the world, यानी कि हमारा जो देश है वो बाकी देशों से अलग था, विशिष्ट था, ठीक है। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो समृद्धि है, उससे बहुत सारे देश है वो इन्फ्लुएंस होते थे। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश है जो भारत आना चाहते थे और भारत में व्यापार वाणिज्य करके पैसा कमाना चाहते थे। अर्लियर द मर्चेंट फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम to India from the northwest by land route, since Constantinople was conquered by Turk Muslim for the purpose of trading। देखो, मर्चेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? विदेश से जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं हमारे देश में, वो व्यापारी को हम मर्चेंट्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको ये कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि यूरोप से बहुत सारे ऐसे देश हैं वो जमीन के रास्ते, लैंड रूट से भारत व्यापार करने के लिए आते थे। पहले आपको पता है, पहले ज़माने में एयरवे तो था नहीं, अगर एक देश से दूसरे देश जाना है तो पैदल ही जाते थे। तो ये जो रास्ता मेन है वो कॉन्स्टेंटिनोपल से होके भारत आता था। फिर क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो तुर्क मुस्लिमों ने ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, यहाँ पर आपको डार्क सर्कल में दिया हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो है वो तुर्क मुसलमानों ने जीत लिया। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क मुसलमानों ने जीत लिया तो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो मेन जमीन पैदल रास्ता था भारत आने का वो बंद हो गया। 4 years the Arab traders undertook trade through the land route, but as the situation changed, trade through a land route stopped। और कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क मुसलमानों ने जीत लिया, इसीलिए अरब के जो लोग हैं वो, यूरोपियन जो लोग हैं वो भारत आने के लिए
जो मेन रास्ता था उनका वो बंद हो गया। ठीक है, Consequently, the demand for the Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increase in the European countries. बाद में क्या हुआ कि भाई ज़मीन का रास्ता जो था वो बंद हो गया। हमारे देश से जो कमोडिटीज़ है यानी कि जो चीज़ वस्तुएं हैं जैसे कि सिल्क है, कॉटन क्लोथीज है, मुस्लिन है, ब्लैक पेपर है, स्पाइसेस है, वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने बंद हो गए। तो हमारे जो ये कमोडिटीज़ है उसकी जो मांग है वो इंक्रीज़ हुई। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है कंसेक्वेंटली। कंसेक्वेंटली का मतलब होता है उसके परिणाम के तहत। ठीक है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और यही सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन लोगों ने भारत आने का सी रूट खोजना चालू किया। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, वो फिगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ब्लैक डॉट है वो लैंड रूट है, उसके बाद जो पोर्टुगल लिस्बन से पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वाला जो रूट है ये कौन सा रूट है? सी रूट है। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे कि भाई ये सी रूट जो है वो किसने सर्च किया भारत आने का। ठीक है, तो अभी आगे का जो टॉपिक है वो क्या है? आगे का टॉपिक है Subsequently, some adventure sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India। और बाद में क्या हुआ कि भाई उसके परिणाम के तहत यानी कि जो जमीन रास्ता था वो बंद हो गया। उसके बाद एडवेंचर सेलियर्स यानी कि यूरोपियन को कुछ भी करके हमारे जो मरी मसाले थे, हमारे जो स्पाइसेस थे, हमारा जो कॉटन था, हमारा जो मुस्लिन था, हमारा जो सिल्क था, यानी हमारी जितनी भी कमोडिटी थी उन लोगों को वो चाहिए थी। ठीक है, तो वो लोग ने ऐसे एडवेंचरियस यानी साहसिक नाविक थे उन लोगों को अपॉइंट किया और उन लोगों को बोला कुछ भी करके भारत जाने का सी रूट फाइंड आउट करो। तो उसमें जो पहला एडवेंचरियस सेलर है उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि हमारा वो अगला वाला पॉइंट है। ठीक है, कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर, वो इटालियन एक्सप्लोरर था यानी रास्ता ढूंढने वाला नाविक था। कहाँ? कौन से कंट्री का? इटाली का। ठीक है, वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलियर हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। और उसने एक साहस किया कि भाई इंडिया आने का जो सी रूट है वो मैं फाइंड करूँगा। ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। और वो ऐसा सोचता था कि भाई हमको ईस्ट में जाना है, यानी हमारा देश आपको पता है कि ईस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो हमें ईस्ट में जाना है तो हम वेस्ट जाकर भी ईस्ट जा सकते हैं। वाई डिड ही बिलीव सो? आप सोचो वो क्यों ऐसा सोच रहा था। आपको एक मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप सोचो वो ऐसा क्यों सोच रहा होगा। एग्जैक्टली आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो सर्कल में है, यानी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का गोला गोल है। ठीक है, अगर आप एक जगह से निकलोगे तो राउंड यानी सर्कल होके एक ही जगह पर आओगे। ये चीज़ क्रिस्टोफर कोलंबस को पता थी, इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसा सोचता था कि भाई ईस्ट जाना है तो वेस्ट होके हम जा पाएंगे। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। भाई कोलंबस ने इटाली से चालू तो किया इंडिया ढूंढने का, लेकिन एक्सीडेंटली वो कहाँ पर पहुँच गया? अमेरिका में। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। जहाँ तक वो जिंदा रहा वहाँ तक उसको ऐसा मिसकंसेप्शन था, उसको ऐसी गैर समझ थी कि भाई ये जो मैंने कॉन्टिनेंट ढूंढा है वो कौन सा है? इंडिया ही है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या था? अमेरिका था। हैंस इवन टुडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस एंड द आइसलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। और
इसी की बदौलत आज भी जो एक आइसलैंड का ग्रुप है कैरेबियन, वहाँ के लोग जो है वो रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ का जो पूरा आइसलैंड का ग्रुप है उसको हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। अब जो आगे का टॉपिक है वो है वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक और एडवेंचर सेलियर आया, उसका नाम है वास्को डी गामा। वो भी चाहता था कि भाई हम इंडिया जाने का सी रूट जो है वो ढूंढे। तो वास्को डी गामा जो है वो कहाँ का सेलर था? पोर्टुगीज का। क्रिस्टोफर कोलंबस इटाली का, फिर है वास्को डी गामा, वो है पोर्टुगीज। A native of Portugal discovered the sea route to India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. ये वास्को डी गामा है, उसने क्या किया कि जो केप ऑफ गुड होप है, आप जो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है उस पर देखिएगा, केप ऑफ गुड होप है वो साउथ अफ्रीका में है। तो बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर कह रहा हूँ कि जो केप ऑफ गुड होप तक एक पोर्टुगीज सेलर था बार्थोलोम्यू डायस, उसने केप ऑफ गुड होप तक रास्ता ढूंढ लिया था। ठीक है, तो फिर वास्को डी गामा वही रास्ते से केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, और केप ऑफ गुड होप से जितने भी सारे बंदर हैं वो बंदर पे घूमता गया और एक मोन्जोबिक नाम का एक बंदर आया, वहाँ पर वो पहुँचा और वहाँ पर उसको एक इंडियन ट्रेडर मिला, यानी हमारा भारत का एक व्यापारी मिला। और ये जो वास्को डी गामा ने उसको बोला कि भाई मेरे को इंडिया आने का रास्ता बताओ, और वो जो नाविक है उसने इंडिया आने का रास्ता उसको बताया। और वो जो वास्को डी गामा है वो कालीकट बंदर पे 22nd of May 1498 को पहुंचा। Then ruling king of Calicut, Zamorin, gave the permission to the Portuguese to trade। और उसके बाद जो कालीकट का जो किंग था उसका नाम था जामोरिन, और जामोरिन के पास ये वास्को डी गामा पहुंचा और उसने ट्रेड करने की इंडिया में परमिशन मांगी और जामोरिन ने परमिशन दी भी। द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश अ फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE, यानी 1500 में कालीकट में पोर्टुगीज़ों ने व्यापार के लिए एक अपना किला बनाया, और they fortified it and appointed a commander and chief, namely Albuquerque। यानी किला बनाने के बाद उसको संभालने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए किलेबंदी भी की, और अपना कमांडर इन चीफ है वो अल्बुकर्क को बनाया। ठीक है, फिर ये जो पोर्टुगीज है वो मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अल्बुकर्क कंकर्ड Goa in 1506 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took a control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and Iceland of Lanka। और फिर ये लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ तक, यानी नॉर्थ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और जो अल्बुकर्क है उसने 1506 में गोवा है उस पर कब्जा कर लिया, और 1500 से लेके 1600 तक, यानी कि 100 इयर्स का जो स्पान है उसके तहत पोर्टुगीज़ों ने बहुत सारा इंडिया का जो एरिया है वो कवर कर लिया था, जैसे मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड ऑफ लंका। ठीक है, अभी आगे का जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई जो पोर्टुगीज़ थे वो लोग आए, व्यापार किया, फिर उनका रूल जो है वो कैसे ख़त्म हुआ, वो हमारा अगला पॉइंट है। तो चलो हम ये अगला पॉइंट सीखते हैं। ये जो पोर्टुगीज़ है उसका जो रूल है, उसका शासन कैसे समाप्त हुआ। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में, द पोर्टुगीज एक्सपांडेड दियर ट्रेड टू बंगाल। जो पोर्टुगीज़ थे वो धीरे धीरे साउथ से कहाँ तक पहुँच गए, बंगाल तक, यानी केरल से बंगाल तक पहुँच गए। एक्सपांडेड यानी कि अपना एरिया है वो बढ़ाना, फैलाना। एट दिस टाइम
द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। और इसी टाइम पर ये जो मुगल एम्परर था शाहजहाँ, वो दिल्ली से इंडिया पर राज कर रहा था। ठीक है। द सूबेदार ऑफ द बंगाल कंप्लेंट टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। और पोर्टुगीज का जो बिहेवियर था उसके रिगार्डिंग शाहजहाँ को कंप्लेन कर दी। किसने? सूबेदारों ने। ठीक है। फिर थस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलिश्ड एंड द शिप्स वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर। पोर्टुगीज थे, वो लोग टैक्स नहीं देते थे, तो जो शाहजहाँ थे उसको वो बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपने जो सेना है उसको ऑर्डर कर दिया कि भाई हुगली में जो जितने भी फोर्ट बनाए हैं, जितने भी किले बनाए हैं पोर्टुगीज हैं, वो सब डिमोलिश कर दो, वो सब तोड़ दो, और जितने भी शिप्स है वो सब जला डालो। ठीक है। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल कम टू एन एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव दमन एंड गोवा। और इसी की वजह से जो पोर्टुगीज का जो रूल है वो समाप्त हुआ और वो सीमित रह गया सिर्फ दीव दमन एंड गोवा तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोर्टुगीज़ों ने हमारे देश में आज़ादी के बाद भी गोवा पर राज किया है। आज़ादी के बाद तकरीबन 1960 में वो लोग हमारा देश जो है गोवा को छोड़ के गए। ठीक है। आगे का जो पॉइंट है वो कौन सा है? द डच। फिर पोर्टुगीज़ के बाद जो देश आया यूरोपियन देश, वो कौन सा था? डच। तो हम डच के बारे में पढ़ेंगे। After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, come to India for trading। यानी कि हमको पता है कि भाई 1498 में पोर्टुगीज़ आए, उन लोगों ने 100 साल तक अपना एरिया बढ़ाने का काम किया। बाद में वो लोग का जो टेरिटरीज है वो दीव दमन एंड गोवा तक सीमित रह गया। उसके बाद यानी कि 1600 सेंचुरी में नीदरलैंड्स से, आज का नीदरलैंड, पहले वो हॉलैंड के नाम से जाना था, वहाँ के डच लोग जो है वो भारत आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। और उन लोगों ने पुलिकट एंड मद्रास में अपना जो फोर्ट है वो बनाया। फोर्ट क्यों बनाया? ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। यानी 1663 में डच लोगों ने अपना जो ट्रेडिंग का सेंटर है वो आगरा में भी बनाया। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी टाइम पर जो ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज लोग थे वो भी हमारे भारत में आ चुके थे, और डच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एक कंपटीशन हुई, और वो लोग यानी डच है वो ब्रिटिश के सामने टिक नहीं पाए, और उनका जो रूल है वो लिमिटेड एरिया में ही समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। तो हम अगला टॉपिक सीखते हैं, ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। अभी ब्रिटिशरों का इंटरेस्ट क्या था इंडिया में? ड्यूरिंग द रीगन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, यानी 1600 में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का शासन था। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्सों ने एस्टैब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। और ये कंपनी में ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही मर्चेंट थे जो व्यापारी लोग भारत में आके अपना जो पैसा है वो कमाना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, अपना मुनाफा देख के व्यापार करने के लिए इंडिया आना चाहते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन ईयर 1608 CE। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट शिप जो है वो अराइव हुआ कहाँ पर? हमारे गुजरात के सूरत में।
कौन से साल में? 1608 सी में। और वही शिप का कैप्टन था सर विलियम हॉकिंस। उसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। और वो फर्स्ट ब्रिटिशर्स था, उसने हमारे देश में पैर रखा। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। और उस टाइम पर जो राजा थे वो जहांगीर थे, और जहांगीर के पास से उसने परमिशन मांगी कि भाई मेरे को परमिशन दो व्यापार करने की, लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी। thereafter सर थॉमस रो arrived in India who acquired the permission to establish a trading center in सूरत। और फिर विलियम हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो आए और उसने जहांगीर के पास से परमिशन मांगी ट्रेडिंग की, और जहांगीर ने थॉमस रो को परमिशन दे दी। लेटर दिल्ली वेंट टू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ गिव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। और जहांगीर के बाद जो राजा बने वो कौन बने? शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने ब्रिटिशर्सों को बंगाल में व्यापार करने की परमिशन भी दे दी। और इस तरह से ब्रिटिश का जो व्याप है वो हमारे देश में बढ़ता गया। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बढ़ा। अभी अगला वाला टॉपिक है वो है द फ्रेंच, यानी पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर